बार बार उसके कानों में गूंजने लगा था। बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? बग्गा इस बार पूरी तरह फंस गया था। ना तो वो अनिका से लड़ पा रहा था और ना ही वो अनिका को झूठ बोल पा रहा था, क्योंकि वो जानता था उसका एक झूठ उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। अनिका ने बग्गा के सामने ही बग्गा की पूरी जन्म कुंडली अभी अभी फोन पर निकाल ली थी और बग्गा ये बात अच्छी तरह जानता था कि जो लड़की बग्गा और उसके खूंखार साथियों का ये हाल कर सकती थी, वो बग्गा के परिवार वालों के साथ क्या कर सकती थी। बग्गा बिल्कुल धीरे धीरे अटक अटक कर अनिका को कहने लगा, मिस्टर रोहित मारवा एक बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों की ये खासियत होती है कि उनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बिजनेस की दुनिया में रहकर रोहित मारवा ने भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन सारे दुश्मनों में से किसने आर्यन की सुपारी दी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मारवा के बेटे की जान के पीछे इस वक्त कौन पड़ा है, मगर सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कोई एक इंसान नहीं है, वो झुंड में शिकार करते हैं। बग्गा की कांपती हुई आवाज और डरी हुई आंखों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि इस बार बग्गा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। अनिका ने एक बार फिर से बग्गा के बाल को जोर से खींचते हुए बग्गा को फिर से अपनी कही हुई बात याद दिलाई। अनिका ने बग्गा से कहा, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो हमेशा याद रखना। बग्गा को जमीन पर पटकते हुए अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। बग्गा और उसके बदमाश साथी जमीन पर पड़े हुए कार से जाती हुई अनिका को देखने लगे। तभी बग्गा के एक साथी ने बग्गा से कहा, अब क्या करें सरदार? एक लड़की से पिटने के बाद बग्गा की अपने साथियों के सामने बड़ी बेइज्जती हुई थी, बल्कि बग्गा की इतनी शर्मजनक हार से बग्गा बुरी तरह टूट चुका था। बग्गा ने अपने साथी से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इंतजार और लंबा इंतजार, चलो झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। तभी बग्गा के एक साथी ने हैरान होकर बग्गा से पूछा, क्या आप अभी भी उस बच्चे की जान लेना चाहते हैं? बग्गा ने अपने साथी का गिरेबान पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कहा, अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यही रहना होगा और इंतजार करना होगा कि अगर कोई और गैंग आकर उस बच्चे पर हमला करे तो हमें उस बच्चे को बचाना होगा। अगर उस बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सब लोग अपने भेजे में उतार लो। ये कहकर बग्गा और उसके साथी फिर उसी जगह पर चले गए जहां अनिका के जाने से पहले वो छुपकर आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। कार में बैठी रिया अचानक कूदकर फिर से अपनी मम्मा की बगल में पैसेंजर सीट पर आ गई और फिर अपनी मम्मा को एक किस देते हुए पूछने लगी, वाओ सुपर मम्मी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मम्मा तुम सचमुच सुपर मॉम हो। आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मगर ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे? गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अनिका ने अपने पर्स से कुछ लिपस्टिक और कॉस्मेटिक का सामान निकाला और फिर गाड़ी के आईने में देखकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। वैसे तो अनिका ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, मगर आज गुंडों के साथ हुई हाथापाई के बाद उसे लगा कि उसे अपना हुलिया जरा सा ठीक कर लेना चाहिए। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाते हुए अनिका ने कहा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उस बारे में तुम अपने डैड से कुछ नहीं कहोगी, समझ गई? यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत खतरा है, बस हमें किसी तरह तुम्हारे भाई को संभल करके इस घर से बाहर ले जाना है और फिर हम तीनों देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बस फिर हम तीनों वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई को इन गुंडों से या तुम्हारे डैड के दुश्मनों से कोई खतरा ना हो। नन्ही सी रिया अपनी माँ की ये बात सुनकर टेंशन में आने लगी। इस बार वो ये सोच में पड़ गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिया और आर्यन की पूरे परिवार को जोड़ने की प्लानिंग उसे फेल होते हुए नजर आ रही थी। आखिरकार डैड के कितने दुश्मन हैं? ये बात सोचकर मम्मा ने ये फैसला कर लिया था कि वो अब डैड के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आर्यन को लेकर वो देश छोड़कर चली जाएंगी, डैड से बहुत ज्यादा दूर। मारवा हाउस में आर्यन काफी एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि आधा घंटा पहले रिया ने उसे मैसेज करके ये बात बताई थी कि बहुत जल्द उसकी पूरी फैमिली रीयूनाइट होने वाली थी और रिया और अनिका बहुत ही जल्द उनके बंगले पर उनसे मिलने आने वाले थे। मगर इससे पहले कि रिया और अनिका बंगले में आते, आर्यन अपने डैड को ये समझाना चाहता था कि वो रिया और अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव न करें जिससे अनिका को उन पर गुस्सा आ जाए। इसलिए आर्यन रोहित को ढूंढते हुए रोहित के ऑफिस में पहुंचा, जहां मारवा हाउस में रोहित ने अपने लिए एक कैबिन बनाई थी, जहां बैठकर वो ऑफिस का सारा काम करता था। जब भी रोहित को ऑफिस जाने का मूड नहीं होता, वो घर पर रहकर भी अपना सारा काम बड़ी आसानी से इस ऑफिस के जरिए कर लेता। नन्हा सा आर्यन ऑफिस के कांच का दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। आर्यन ये देखकर चौंक गया कि आज ऑफिस में रहते हुए भी रोहित मारवा लैपटॉप पर बैठकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि आईने में देखकर अपना सूट एडजस्ट कर रहा था। रोहित मुड़ मुड़ कर आईने की ओर देखने लगा था कि हर एक एंगल से उसका सूट फिटिंग में परफेक्ट था या नहीं। रोहित मन ही मन ये भी सोच रहा था कि आज के ऑपरेशन के लिए क्या ब्लैक सूट पहनना सही रहेगा, जो उसे काफी स्मार्ट और एलिगेंट लुक देता था, या फिर उसे व्हाइट सूट पहनना चाहिए, जो आज की ओकेजन के हिसाब से काफी वाइब्रेंट लग सकता था। मगर रोहित को ये बात भी पता थी कि उसके स्किन टोन के हिसाब से डार्क कलर रोहित पर काफी ज्यादा सूट होते थे। रोहित ने अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया था कि वो किस तरह के जूते पहनने वाला था। जब रोहित आईने में देख रहा था, तब अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन की ओर देखकर रोहित ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद थोड़ी देर तक आर्यन जमीन की ओर देखकर कुछ सोचने लगा।
फिर अचानक ही कुछ देर बाद आर्यन ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर रोहित से कहा, डैड, यू हैव अ डॉटर। आर्यन की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर आर्यन को देखने लगा। फिर बाप बेटे बिना कुछ बोले, बिना हिले काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन से कहने लगा, अच्छा, और कहाँ है वो? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, आप उसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, आर्यन के हाथ में जो फोन उसने पकड़ा था वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसे एक नोटिफिकेशन आया था। आर्यन को रिया ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जब आर्यन ने अपने कान में ईयरफोन लगाकर रिया का भेजा हुआ मैसेज सुना तो वो मैसेज सुनकर हैरान हो गया। रिया ने मैसेज में आर्यन से कहा था, मम्मा इस वक्त डैड को कुछ नहीं बताना चाहती, तो तुम जल्दबाजी में डैड से कुछ कह मत देना, अभी रुक जाओ। जब तक मैं तुम्हें आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, तुम डैड से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाए। रिया का मैसेज सुनकर आर्यन बुरी तरह से फंस गया था। वो एक ऐसे चक्रव्यूह के बीच में फंसा था जहाँ से बाहर जाने का रास्ता अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने उसके डैड से आधी बात कह दी थी। अब सामने खड़ा रोहित आर्यन की बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। फिर धीरे से रोहित आर्यन के पास आया और अपना सवाल दोहराते हुए आर्यन से पूछने लगा, आर्यन, मैंने अभी अभी कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ है मेरी बेटी? रोहित का सवाल दोबारा सुनकर आर्यन का गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने डैड को इस सवाल का क्या जवाब देता। आर्यन को पता था कि पहले ही एक गलतफहमी की वजह से रोहित इस बात से परेशान था कि आर्यन के अंदर एक लड़की छुपी हुई है, और अब आर्यन की इस तरह की बातें सुनकर पता नहीं रोहित आर्यन के बारे में क्या सोचने लगेगा। लेकिन जब आर्यन को और कोई रास्ता नहीं सूझा तब अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक प्यारी सी मुस्कान रोहित को देते हुए आर्यन ने कहा, जरा एक बार मेरी तरफ देखो। ये कहते हुए आर्यन अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल गोल घूमने लगा। लगभग 4-5 राउंड घूमने के बाद आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या मैं क्यूट और खूबसूरत नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो आज बिल्कुल ऐसी ही लगती। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं भी कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसा ही लगता हूँ? आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित का चेहरा टेंशन और हैरानी से भर गया था। अभी अभी जो आर्यन ने कहा था उसे किसी तरह रोहित अनसुना करना चाहता था, मगर अफसोस वो ये नहीं कर सकता था और ना ही वो इस बात को भूल सकता था कि अभी अभी आर्यन ने अपने आप को एक लड़की बताया था। रोहित को अब इस बात का विश्वास हो गया था कि आर्यन के मेंटल फेस से रिलेटेड इश्यूज अब ज्यादा सीरियस होने लगे थे। आज रोहित ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को एक अलग ही पर्सनालिटी में बदलते हुए देखा था। 2 मिनट पहले जो आर्यन बिल्कुल ठीक ठाक लड़के जैसा बर्ताव कर रहा था, वो कुछ ही सेकंड में लड़कियों जैसी हरकतें करने लगा था। आर्यन को इस तरह देखकर रोहित ने एक बात तय कर ली थी कि वो किसी भी तरह आर्यन को अपने इस मेंटल स्टेट से बाहर निकाल कर रहेगा, चाहे उसे उसके लिए आर्यन को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। अपने डैड की आंखों में अपने लिए इस तरह की फिक्र देखकर आर्यन खुद शर्म से लाल हो गया था, मगर इस वक्त वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसा था जिससे वो सच बोलकर बाहर नहीं निकल सकता था। आर्यन निराश होकर धीरे कदमों से फिर से रोहित मारवा की ऑफिस से बाहर निकलने लगा। आर्यन को इस तरह चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन जिंदगी के उस बोझ का मारा था जिसे ढोना अब उसका कर्तव्य बन चुका था। इतनी छोटी सी उम्र में आर्यन रिलेशनशिप और जिंदगी के ऐसे भंवर में फंसा था जो शायद कोई 40 साल का आदमी भी हैंडल न कर पाता। अचानक ही मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इससे पहले कि आर्यन दरवाजा खोलने जाता, रोहित आर्यन से आगे निकलकर दरवाजे की ओर चलने लगा, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। पहले वो अपने कपड़े एडजस्ट करने लगा। उसने ठीक से अपनी टाई अपनी शर्ट पर एडजस्ट की और फिर जब उसे इस बात पर यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक था, उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर दरवाजा खोला। रोहित ने सोचा था कि दरवाजे पर मिस अनिका अपनी बेटी के साथ आई होंगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोहित ये देखकर चौंक गया कि सामने मुस्कुराता हुआ सनी खड़ा था। सनी ने अंदर आते हुए अपने भाई रोहित से कहा, अरे आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे लिए खुद द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ने दरवाजा खोला है। आज तो मैं भगवान से शायद और कुछ भी मांगता तो मुझे जरूर मिल जाता। जब रोहित को पता चला कि दरवाजे पर अनिका नहीं थी, अचानक ही रोहित के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हताश और निराश हुए रोहित ने सनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने चेहरे पर एक सरप्राइज लाते हुए सनी ने रोहित से कहा, क्या कर रहे हो मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, इसलिए मैं स्पेशली सेलिब्रेट करने आया हूँ और तुम पूछ रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? ये कहते हुए सनी सोफे पर आकर बैठ गया। सोफे पर बैठने से पहले सनी ने एक बड़ा सा लाल बक्सा जिसे गिफ्ट रैप किया हुआ था उसे सामने टेबल पर रख दिया। अंदर किचन में चिराग मेहता मेड को और बाकी सर्विस स्टाफ को लंच की तैयारियों के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी वापस मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इस बार रोहित को पक्का यकीन था कि दरवाजे पर जरूर अनिका आई होगी। रोहित अनिका के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा, इस बार सोफे पर बैठा हुआ सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया। जब रोहित ने देखा कि सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया है, तो वो निराश होकर फिर से वहीं हॉल के सोफे पर बैठ गया। रोहित ने पास पड़ी एक मैगजीन अपने हाथों में पकड़ ली और मैगजीन पढ़ने का नाटक करने लगा, मगर रोहित की आंखें बिल्कुल मेन डोर पर जमी हुई थीं। वहां जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला, सनी की आंखें चौड़ी हो गईं, ये देखकर कि दरवाजे पर कौन खड़ा था।
दरवाजे पर खड़े शख्स को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए सनी ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने भाई रोहित की ओर देखकर उसने आंख मार दी। रोहित, जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर रोहित ने हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दरवाजे पर खड़ी डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान हो गया। एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाथों में गुलदस्ता लिए डॉक्टर शालिनी सनी को एक हाथ से पीछे करते हुए रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना बुलाए डॉक्टर शालिनी इस वक्त उसके घर पर क्या कर रही थी। रोहित एक काफी कल्चर्ड और एजुकेटेड आदमी था। उसने शालिनी के आने का डिसप्लेजर न दिखाते हुए शालिनी को एक फेक स्माइल देकर कहा, व्हाट अ सरप्राइज डॉक्टर शालिनी, आप यहाँ इस वक्त, कैसे आना हुआ बताइए? रोहित की इस बात को सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर्स की ओर इशारा किया और रोहित समझ चुका था कि शालिनी उसे बर्थडे विश करने आई थी। इससे पहले कि शालिनी और रोहित के बीच में कोई और बात हो सके, सनी अचानक ही दोनों के बीच में आ गया। रोहित के चेहरे से सनी को ये पता चल चुका था कि इस वक्त शालिनी का यहाँ होना रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए सनी ने शालिनी से कहा, अरे डॉक्टर शालिनी, आपको आज यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरा मतलब है, आप यहाँ आज बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। शालिनी सनी की इस बात को सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। शालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शालिनी से कहा, मेरा मतलब ये है कि आज आप जैसी खूबसूरत लड़की का इस पार्टी में होना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। वो क्या है ना कि आज पार्टी में सारे के सारे मेल गेस्ट आने वाले हैं और आप तो जानती हैं दिल्ली के लड़कों को, सारे मेरे और भैया जैसे शरीफ नहीं होते। चाहे जवान हो या बूढ़ा, इतनी सुंदर लड़की को अगर पार्टी में देखेंगे तो मेरा मतलब है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सनी शालिनी को ये कहना चाहता था कि अपना गुलदस्ता यहाँ टेबल पर रखो, रोहित को बर्थडे विश करो और इधर से निकल जाओ, मगर शालिनी सनी की ये चाल कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। मुस्कुराते हुए सनी से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को कैरी करना जानती हूँ। वैसे भी मैं भी दिल्ली की कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की हूँ, लड़कों से घिरे रहने की आदत है मुझे, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी सीधे किचन की ओर जाने लगी। शालिनी को घर में इस तरह कंफर्टेबली घूमते हुए देखकर रोहित और सनी दोनों शॉक हो गए थे। सनी शालिनी को पीछे से घूरने लगा। शालिनी ने बेहद हाई हील्स, एक छोटा सा स्कर्ट और बैकलेस टॉप पहना था। सनी ने एक बार तो रोहित की ओर देखकर धीरे से पूछा, कहीं मैं आपका कोई प्लान तो नहीं खराब कर रहा? सनी की इस बात पर रोहित बिना कुछ रिएक्ट किए सोफे पर बैठ गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आज अचानक क्यों इतने बिन बुलाए मेहमान उसके घर में एक के बाद एक आने लगे थे, और जिस मेहमान को बुलाया था वो तो अब तक पहुंची ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर शालिनी किचन के अंदर एंटर हुई, फिर से मारवा हाउस की डोरबेल बजने लगी। इस बार रोहित ने वहीं रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी किचन से बाहर निकलते हुए डॉक्टर शालिनी ने रोहित और सनी से कहा, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। शालिनी की इस हरकत पर रोहित, मारवा और सनी दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे दोनों को अभी अभी 440 वोल्ट का झटका लगा था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने दरवाजा खोला, सामने खड़ी अनिका को पार्टी ड्रेस में सजी हुई देखकर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। शालिनी शायद अनिका से ये कहना चाहती थी कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर अपने एक्सप्रेशन और अपनी मन की बातों को कंट्रोल करते हुए शालिनी ने अनिका से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए शालिनी दरवाजे के बाहर आकर अनिका के पास खड़ी हो गई और पीछे से उसने दरवाजा थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ लिया, जिससे रोहित बाहर खड़ी अनिका को न देख सके। अनिका ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए शालिनी से कहा, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? अनिका की इस बात पर तुरंत शालिनी ने जवाब देते हुए कहा, देखो, मारवा खानदान और मल्होत्रा खानदान में बहुत फर्क है। क्या तुम स्टेटस की मान मर्यादाओं को भूल चुकी हो पूरी तरह से? बिन बुलाए इस तरह पार्टी में आने का क्या मतलब होता है, जानती हो? खैर, आई थिंक तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ बड़ा आदमी देखा नहीं कि पाँव फिसलना शुरू। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मगर हाँ, तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि अभी अभी मिस्टर रोहित मारवा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई लड़कियां शामिल नहीं हो सकती, इसलिए तुम जा सकती हो। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी ने बंगले के अंदर जाकर अनिका के मुंह पर मेन गेट बंद कर दिया। अंदर सोफे के पास खड़े रोहित ने शालिनी को इस तरह दरवाजा बंद करते हुए जब देखा तो वो हैरान रह गया। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए शालिनी से पूछा, डॉक्टर शालिनी, कौन आया था? डॉक्टर शालिनी ने अपने बाल बनाते हुए रोहित को एक बड़ी सी स्माइल देकर कहा, सिक्योरिटी गार्ड की टीम आई थी आपको बर्थडे विश करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि अंदर आकर तुम्हें विश कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आई मस्ट से, आपका स्टाफ काफी स्मार्ट है। वो समझते हैं कि कब अपने बॉस को अकेला छोड़ देना है और कब उन्हें सिक्योरिटी देनी है। आई लाइक दैट। ये कहते हुए डॉक्टर शालिनी धीरे से रोहित के पास आने लगी। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो सुबह ही रोहित को फूल देकर उसे बर्थडे विश कर चुके थे। फिर इस वक्त वापस आकर विश करने का क्या मतलब हो सकता था? और इन सब के बीच में रोहित को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अनिका अब तक पहुंची क्यों नहीं थी। रोहित को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद अनिका उसके बर्थडे पर आना ही नहीं चाहती थी, मगर कल जब रोहित ने उसे घर आने का इन्विटेशन दिया
तब शायद उसकी बात रखने के लिए अनिका ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी होगी। रोहित बेसब्री से दरवाजे की ओर देखने लगा। रोहित की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित अपनी आंखों के पावर से ही दरवाजे को खोलना चाहता था और देखना चाहता था कि दरवाजे के उस पार अनिका खड़ी है या नहीं। ऐसे ख्याल आते ही रोहित अचानक इरिटेट होने लगा था। रोहित को बार बार ये लग रहा था कि जब उसने आज की अपनी पार्टी सेलिब्रेशन को इतनी अच्छी तरह प्लान कर लिया था तो बार बार अनचाहे लोग उस पार्टी में आकर उसका मूड खराब क्यों करने लगे थे, और आखिर अनिका अब तक आई क्यों नहीं थी। सनी, जो रोहित के सामने सोफे पर बैठकर अपनी गेम खेलने लगा था, वो रोहित को देखकर अचानक ही पूछने लगा, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी खास के आने का इंतजार है? रोहित ने अपने कंधे हवा में उछालकर सनी से कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी का वेट कर रहा हूँ? ये बात सुनते ही शालिनी मुस्कुराकर फिर से किचन की ओर चली गई। रोहित के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वो मन ही मन कुछ सोच रहा है और जो वो अपनी जुबान से बोल रहा है वो सच नहीं है। अनिका के बारे में सोचते हुए रोहित सनी से दूर एक कोने में रखे पियानो के पास जाकर बैठ गया। पियानो की कीज पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए रोहित सोचने लगा, जब मैंने सामने से अनिका को इतना अच्छा मौका दिया था मेरे पास आने का, तो वो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रही है? अगर सचमुच अनिका मुझसे प्यार करती है और मेरे करीब आना चाहती है तो उसे इस मौके को दोनों हाथों से उठा लेना चाहिए था। और अगर अनिका मेरे पास नहीं आना चाहती तो ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ? और शायद उसके ना आने से मुझे अब बुरा भी लग रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आर्यन अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आया और रोहित के पियानो पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ रोहित से कहने लगा, मैंने सुना कि आपने मॉम को अंदर आने से मना कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहते हुए आर्यन ने अपना एक हाथ जोर से पियानो पर दे मारा। आर्यन की बातें सुनकर रोहित बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन ऐसी बातें क्यों कर रहा था। क्या ये आर्यन का मेंटल फेस था जिसमें उसे बार बार अनिका में उसे उसकी मां नजर आती थी? और अगर ऐसा था भी तो इस वक्त तो अनिका यहाँ मौजूद भी नहीं थी, फिर उसे अंदर आने से मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और इस वक्त तो रोहित खुद चाहता था कि किसी तरह अनिका उसके सामने आ जाए। जब रोहित को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है तो थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित अचानक ही मेन डोर की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही रोहित ने मेन डोर को खोला तो वो ये देखकर चौंक गया कि सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को इस तरह देखकर रोहित हैरान रह गया था। मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैंने सुना कि आज की पार्टी में आप लड़कियों को नहीं आने देना चाहते। रोहित, जो अभी कुछ ही सेकंड पहले बिल्कुल निराश और हताश था, अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर जैसे एक चमक लौट आई थी। रोहित बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को तेज होते हुए संभाल रहा था। रोहित का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था और द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, आज मैं किसी और फीमेल गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरे घर एक बहुत ही स्पेशल छोटी सी फीमेल गेस्ट उसकी मॉम के साथ आने वाली है। रोहित ने प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका की बगल में खड़े बच्चे की ओर देखा। बच्चे को देखते ही रोहित की नजरें जैसे एक पल के लिए बच्चे पर जम गईं। रिया ने अपने चेहरे पर लाल कलर की पेंट की थी जिसमें पिंक और येलो कलर के बॉल बनाए थे। अपनी नाक को हरा पेंट किया था और सर पर एक लंबी सी टोपी पहनी थी। अपनी आंखें टेढ़ी करके जैसे ही रिया ने रोहित की ओर देखा, रोहित की हंसी छूट गई। रिया बिल्कुल सर्कस की किसी क्लाउन की तरह लग रही थी। उसने अपनी आंखों के आसपास काला रंग लगाया था और अपने होठों की लिपस्टिक अपने गालों तक वी शेप बनाते हुए प्रेस की थी। रिया का असली चेहरा इस रंग बिरंगी आकारों में पूरी तरह से छुप गया था, मगर नन्ही सी रिया इस गेटअप में बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर किसी भी इंसान को रिया से एक ही पल में प्यार हो जाता। नन्ही सी रिया ने पीछे खड़ी डॉक्टर शालिनी की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, वो बड़ी आंटी हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। रोहित हैरान होकर शालिनी की ओर देखने लगा। शालिनी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जिस अनिका को घर से बाहर जाने को कहा था वो नन्हे आर्यन के साथ कांटेक्ट में थी। अपने झूठ पर से पर्दा उठते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को होल्ड करते हुए अपनी उसी अकड़ और एरोगेंस के साथ डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर मारवा, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं कहा था। जब मैं यहाँ अंदर आई तब मैंने सुना कि आप लोग आज लड़कियों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपकी परेशानी और बढ़ानी नहीं चाहिए, और इसीलिए मैंने ये बहाना बनाया कि आपका सिक्योरिटी स्टाफ आपको विश करने आया था। शालिनी ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना मिस्टर मारवा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की बिना उनकी परमिशन के इस तरह उनके घर आए, और इसीलिए आपकी इज्जत और मान मर्यादा की फिक्र करते हुए मैंने आपको यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि इस वक्त अगर मिस्टर मारवा ने आपको यहाँ देख लिया तो शायद हो सकता है कि वो गुस्से में आकर आपकी इंसल्ट कर देते, मगर मैं गलत थी। मुझे लगता है कि मिस्टर मारवा ने ही आपको यहाँ आने का इन्विटेशन दिया था। चलिए, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही हम तीनों के बीच में। डॉक्टर शालिनी के इस तरह के एक्सप्लेनेशन पर अनिका ने बस अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर एक गहरी सांस छोड़ी। अनिका जानती थी कि इस वक्त डॉक्टर शालिनी बिल्कुल झूठ बोल रही थी। डॉक्टर शालिनी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती थी कि रोहित और अनिका मिलें, मगर इस वक्त का एक्सप्लेनेशन सुनकर अनिका ने डॉक्टर शालिनी की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, थैंक यू, आपने मेरे बारे